हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, ओडिशा टू मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट विद एपी। उड़ीसा जो स्टेट है उसको आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए कि तो आर्टिकल 3 के अंडर सेंटर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट का नाम, साइज, उसकी बॉर्डर उसको चेंज कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन किया जाए तो सेंटर को ज्यादा पावर है कंपैरिजन टू स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड में जो एक तरीके से ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है। 171 स्टिल मिसिंग एज डेथ टोल इन हिमालयन ट्रेजेडी राइजेज टू 26। जो लोगों की संख्या है 26 लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है, 171 लोग अभी तक मिसिंग हैं। इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारी देखो जो न्यूज है उत्तराखंड से रिलेटेड, यहाँ पर कौन से ग्लेशियर में बस्ट हुआ है उससे रिलेटेड, कौन सी नदी वहां बैठती है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। वैसे बहुत ही दुख की बात है कि वहां पर जो ग्लेशियर है बस्ट हो गया, जिसकी वजह से जो लोग रेगुलर अपने काम में लगे हुए थे, जैसे एनटीपीसी के एक टनल में काम चल रहा था, वहां पर एक पावर प्रोजेक्ट है और उसमें लोग उसी टनल में फंस के रह गए और वो लोग अभी तक मिसिंग है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एनडीआरएफ की टीम और जो आईटीबीपी की जो टीम है उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ लोगों को वहां से निकाल भी लिया गया है। ये इंडिया का हमारा मैप है और उसमें ये उत्तराखंड हमारा स्टेट है। अगर उत्तराखंड को भी दो भागों में बांटा जाए तो जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो कुमाऊं हिमालयन बोला जाता है और जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तराखंड का उसको बोला जाता है गढ़वाल रीजन। ठीक है, गढ़वाल हिमालय। तो ये जो जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो हुई है गढ़वाल रीजन में, चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो नंदा देवी ग्लेशियर है वहां पर ऐसा हुआ है। नंदा देवी ग्लेशियर कंचनजंगा के बाद में सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई इंडिया में। वहां पर ये ग्लेशियर बस्ट हुआ है, उसका एक पार्ट खिसक कर नीचे आ गया जिसकी वजह से जो फ्लड है वो आने के चांसेस बढ़ गए हैं। जो यहाँ पर जो नदियां हैं उनमें वाटर लेवल काफी इंक्रीज हो गया है, मड काफी इंक्रीज हो गया है क्योंकि बस्ट के साथ में आए हैं तो अपने साथ में बहुत सारी जो मड है वो साथ लेकर के आया है वो ग्लेशियर। देखो वैसे तो ये जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका भी रियल जो इंसिडेंट की वजह है उसका रियल वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन जो सेंट्रल वाटर कमीशन उन्होंने ये बोला है कि सैटेलाइट इमेज को जब ऑब्जर्व किया गया तो कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आया कि कुछ अलग हो रहा था जब जिससे पता लग सके कि ये सब चीजें क्यों हुई हैं। उसका अभी कारण सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ग्लेशियर जब यहाँ से टूटा तो उसकी वजह से जो नदियां हैं उनमें वाटर लेवल इंक्रीज हो गया और यहाँ पर जो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट हैं, जैसे तपोवन में पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, इसके अलावा और भी पावर प्रोजेक्ट है, उनको काफी नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर जो लोकल लोग थे मतलब विलेजेस थे उनको भी काफी नुकसान होने वाला है और हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट की वजह से ग्लेशियर जो बस्ट हुआ है उसकी वजह से जो नीचे जो प्लेन एरिया है वहां भी वाटर लेवल और फ्लड की चांसेज है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हमारे एक्सपर्ट है ना उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हिमालयन जो रीजन है वो काफी सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन मत कीजिए क्योंकि ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, कभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है जिसकी वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो इसकी सेंसिटिविटी है वो काफी इंक्रीज होती है। देखो पिछले कुछ सालों से रेगुलर 40 सालों से एक ऑब्जर्वेशन किया गया है और उस ऑब्जर्वेशन में ये बात सामने आई है कि जो हमारे ग्लेशियर जो मेल्टिंग है वो काफी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फ है वो गिरना कम हो गई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से बर्फ गिरना तो कम हो गई है, ग्लेशियर बनना बंद हो गए हैं और जो पिघलने की जो क्षमता है, पिघलने की जो पावर है वो भी बढ़ गई है। मतलब बर्फ गिरना कम हो गई है जिसकी वजह से ग्लेशियर की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे और जो पिघलने की जो क्षमता है मतलब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वो बढ़ गया है। 1975 से 2000 के बीच के समय की अगर बात करें तो उस समय ग्लेशियर जिस दर से
जिस रेट से पिघलता था उससे डबल हो गई है 2000 के बाद में। सन 2000 के बाद में जो ग्लेशियर मेल्ट होने की जो दर है वो काफी इंक्रीज हो गई है। तो सैटेलाइट के थ्रू काफी लंबे साल तक जब इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान इस एरिया की सैटेलाइट के थ्रू जब जानकारी ली गई, काफी लंबे समय से ऑब्जर्व किया गया इस एरिया को, तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो देखो ये सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर जो भी हमारी एक तरीके से पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी दोबारा क्रिएट ना हो। क्योंकि 2013 में जो लैंडस्लाइड होने से जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था, जिसकी वजह से बाद में लैंडस्लाइड हो गई और बहुत सारे लोगों की जान और माल की हानि वहाँ पर हुई थी। तो सेम इसी तरीके का इंसिडेंट, क्योंकि उस एरिया में है ना काफी कंस्ट्रक्शन, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली वहाँ होटल्स को निर्माण करने के लिए भी उस एरिया में कंस्ट्रक्शन काफी किया जा रहा है और जो उसकी सेंसिटिविटी है उस एरिया की उसको काफी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम्स है हो सकता है आने वाले समय में बहुत ज्यादा इनकी जो रिपीटेशन है वो बहुत जल्दी होने लग जाए। क्योंकि इस तरफ अगर हिमालय वाले रीजन की बात करें तो इंडिया की तरफ से इंडिया में काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अगर चाइना से कंपैरिजन किया जाए तो चाइना ने तो इतने डैम्स वहां पे निर्माण कर लिए हैं हिमालयन रीजन में, जिसकी वजह से वो सेंसिटिव काफी इंक्रीज हो रही है। और उन्हीं डैम्स की वजह से इंडिया में भी काफी जो फ्लड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उसमें भी फ्लड्स आने की काफी चांसेस बढ़ गए। नेक्स्ट न्यूज फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। पीएम मोदी राज्यसभा में स्पीच दे रहे थे, उस समय उन्होंने बोला है कि हम इनवाइट कर रहे हैं फार्मर्स को कि रेगुलर आप आओ और टॉक्स की जाए। रेगुलर जो टॉकिंग का जो दौर है वो भी चल रहा है हमारे मिनिस्ट्री के थ्रू और जो फार्मर्स के यूनियन लीडर हैं उनके थ्रू। कोई भी अभी इश्यू क्रिएट नहीं हुआ है, रेगुलर वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो पीएम ये बोल रहे थे कि देखो लोगों को ये लगता है कि जो मंडीज हैं वो बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगी गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज करना जरूरी है। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, पुराना प्रोसीजर को अगर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आप नहीं जोड़ोगे तो आप इनकम 2022 तक हमने एक सपना लिया था कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे, वो अचीव करने में परेशानी होगी। तो देखो चेंज करने में बिलीव करना चाहिए। तो पीएम मोदी ने ये सब बातें बोली। उन्होंने बोला कि अगर आप चेंज में बिलीव नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो नए हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं नए चेंजेस वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बोला है कि वो रेगुलर कंटिन्यू रहेगी। अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है फार्मर्स को। नेक्स्ट न्यूज है वो लेबर कोड से रिलेटेड है। देखो न्यू लेबर कोड्स टू अलाउ 4 डे वर्क वीक। एक सप्ताह में 4 डे वर्क करने के लिए अलाउ करेंगे न्यू लेबर कोड्स। किस चीज को संज्ञान में लेते हुए? उन लोगों की ध्यान में रखते हुए, कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जो 10.5 आवर्स से 12 आवर्स तक एक दिन में काम करते हैं। तो उन लोगों को संज्ञान में लेते हुए न्यू लेबर कोड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और बहुत सारे स्टेट्स जैसे पंजाब, यूपी, एमपी, इन्होंने तो ये अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन रूल्स को फ्रेम करने का प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया है। अब लोगों को 4 दिन सप्ताह में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें फ्री मेडिकल चेकअप और ये सब कुछ जो फ्री मेडिकल चेकअप है वो ESIC के थ्रू इन वर्कर्स को दिया जाएगा। ऐसा बोला गया है अपूर्व चंद्रा के द्वारा, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी है। नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पे जो हमारे मीडिया पर्सन्स को गिरफ्तार किया गया है उससे रिलेटेड है कि पिछले अगर 30 साल से कंपैरिजन किया जाए तो 1992 से जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने की जो संख्या है वो हाईएस्ट नंबर है। पिछले महीने में मतलब जनवरी महीने में 5 हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया गया था। एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है मनदीप पुनिया, उनको गिरफ्तार किया गया था 31 जनवरी को। क्यों? क्योंकि वो जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में जो न्यूज है वो दे रहे थे। तो पिछले 40 दिन में अगर बात की जाए 2021 में तो 5 जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1992 से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा है ऐसा, ठीक है। और ऐसा किसने बोला है? कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा सामने आया है कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं वो पिछले
1992 से कंपैरिजन अगर किया जाए तो 1992 से अब तक सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट को कुछ समय में ही गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है कि पिछले कुछ महीनों में जर्नलिस्ट के जो खिलाफ जो केस हैं वो काफी बढ़ गए हैं। जनवरी 17 को 3 जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए उनके UAPA जो एक्ट है उसके तहत उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। वो द फ्रंटियर मणिपुर की वेबसाइट के ऊपर वो लोग लिखते थे। जनवरी 20 को सीनियर जर्नलिस्ट प्रंजोय गुहा ठकुरता को एक नॉन बेलेबल अरेस्ट दिया गया गुजरात कोर्ट के द्वारा। जनवरी 25 को 3 जर्नलिस्ट को यूपी में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जनवरी 28 को FIR दर्ज हुई 6 सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ में, क्योंकि 26 जनवरी को जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा बोला गया कि उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जनवरी 30 को रामपुर पुलिस यूपी में रजिस्टर्ड हुई एक FIR सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ में। और जनवरी 31 को एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे मनदीप पुनिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो सिंधु बॉर्डर के ऊपर जहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ में जो वहां की न्यूज है उसको उठा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, तो वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर एक इंडेक्स दिया गया है जिसमें बोला गया है कि अगर पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो इंडिया में काफी अच्छा लेवल है, लोगों को काफी अच्छे राइट्स दे रखे हैं, सिविल लिबर्टी दे रखी है। कंपैरिजन किया जाए प्रेस फ्रीडम से, प्रेस फ्रीडम इंडिया में बहुत कम है, 45.33 है, जो बहुत ज्यादा लो है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की बात की गई है 45.33 है ही है। लेकिन पर्सनल लिबर्टी की अगर बात की जाए तो 71 स्कोर है इंडिया का सिटीजन्स पॉलिटिकल राइट्स सिविल लिबर्टीज इंडिकेटर में 71 स्कोर है। और प्रेस जो फ्रीडम है उसमें 45.33 इंडेक्स, मतलब इतना ही स्कोर है इंडिया का, तो जो काफी लो है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां देखिए, केरला से रिलेटेड है। केरला में वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका इको सेंसिटिव जोन को इंक्रीज करने का एक इशू ऑर्डर पास किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। उन्होंने बोला है कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसको बढ़ाया जाएगा। पहले जो इसका इको सेंसिटिव जोन था वो 88.2 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसको अब प्रेजेंट ड्राफ्ट में ये बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि 118.59 स्क्वायर किलोमीटर इसको इंक्रीज किया जाए। तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन है तो उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा, चेंज करवाया जाएगा। तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां के केरला के जो CM है उन्होंने PM को एक लिखा है, लेटर लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वहां के विलेजर्स को उनको भी ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज तेलंगाना स्टेट से है। तेलंगाना ने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया गया है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये जो EWS रिजर्वेशन दिया गया था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक्ट के थ्रू ये 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ये क्यों बोल रही हूँ मैं 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देखो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि ये एक्ट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं और अगर कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है तो उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक हमने न्यूज डिस्कस की स्टार्टिंग में उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम्स हुई ग्लेशियर से रिलेटेड। देखो 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड न्यूज आ गई थी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, उससे कौन सी नदी ओरिजिन होती है, उसके आसपास कौन सी नदी बहती है। तो जो हमने डिस्कस की न्यूज उसमें ये जो हमने उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज डिस्कस की, इसमें देखो ये जो नंदा देवी ग्लेशियर है ना इसके आसपास ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर बहती है। ये जो धौली गंगा और ऋषि गंगा जो रिवर है वो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ में मिलकर
भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बाद में वो अलकनंदा के साथ में मिलकर के गंगा नदी को बनाती है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, नेक्स्ट न्यूज है, देखो यूपीएससी एस्पायरेंट्स 2020 प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को हुआ था और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूपीएससी एस्पायरेंट जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनको 1 अटेम्प्ट और देना चाहिए यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी ने बोल दिया कि हाँ, एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो एज, जिन लोगों की एज कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए कोई भी प्रपोजल नहीं डिक्लेयर किया गया है, मतलब एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा संविधान का जो पार्ट 14 है उसमें यूपीएससी के द्वारा बताया गया है। हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है, उनके लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है उसके लिए प्रीमियर एजेंसी है यूपीएससी। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है, बिहार से रिलेटेड है। देखो नीतीश कुमार जो है वो अपने कैबिनेट को एक्सटेंड करने वाले हैं। अब हमारे लिए ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये डिसाइड किया गया कि हम जितनी मतलब मेंबर्स की पावर है, मतलब यहाँ के बिहार की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 243 मेंबर हैं, तो इसके 15% लोग मतलब 36 लोग ही मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएम। ये डिसाइड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा कि जितनी मेंबर्स हैं उसका 15% ही आप अपॉइंट कर सकते हो एज मिनिस्टर्स। नेक्स्ट न्यूज है, फॉरेन पेज से न्यूज है, यहां पर श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज है। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि 2019 में इंडिया जापान ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया था, किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में, कि वहां पर कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको हम डेवलप करेंगे। टर्मिनल क्या होता है, मान लो कहीं दूर से आपके यहाँ पर इंडिया में कोई सामान आने वाला है, बहुत बड़ी शिप में वो आ रहा है। अब क्या होता है कि मान लो हमारे इंडिया के पोर्ट हैं वो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है कि इतने बड़े शिप को हम यहाँ पर एक्सेस कर पाए, उसकी पहुंच हो पाए हमारे पोर्ट तक। तो बीच में टर्मिनल होता है, एज ए मीडिएटर आप बोल सकते हो। वहां पर वो बड़े जहाज आएंगे, अपना सामान उतारेंगे और फिर उन बड़े जहाज वहां उस टर्मिनल से छोटे छोटे जहाजों के थ्रू, छोटे छोटे शिप्स के थ्रू हम उस सामान को अपने इंडिया में लेकर के आएंगे। तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल आपके समझ में आ गया होगा। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल एज ए मीडिएटर होता है जहां पर बड़े शिप से सामान लिया जाता है, छोटे शिप्स में सामान को रखा जाता है और फिर जो टारगेटेड जो कंट्रीज है वहां तक सामान पहुंचाया जाता है। टर्मिनल समझ में आ गया। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को इंडिया और जापान डेवलप करने वाले थे श्रीलंका में। श्रीलंका ने लेकिन जो अब नई गवर्नमेंट है उन्हें हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर जो बाहर के लोग आकर के हमारा कोई टर्मिनल को डेवलप करें, क्योंकि जो हमारी यूनियन है वो इस चीज का प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन अब श्रीलंका ने चाइना के साथ में एक एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के क्लियर किया है कि तमिलनाडु, हमारा जो कोस्ट है उससे 50 किलोमीटर दूर ही वहां का जाफना आइलैंड है और वहां पर चाइना एनर्जी प्रोजेक्ट को लगाएगा। तो इंडिया के लिए कंसर्न है कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका काफी इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है चाइना की तरफ। चाइना वहां पर इंडिया के पड़ोसी देशों में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको काफी पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से उन देशों पर जो इम्पैक्ट है वो चाइना का बढ़ता जा रहा है। देखो इंडिया के लिए कंसर्न की बात ये है कि नॉर्थ में तो जो हमारा डिस्प्यूट चाइना के साथ चल ही रहा है और साउथ में भी श्रीलंका के साथ में जो बॉर्डर हमारा डिस्प्यूट है वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है यूएस से रिलेटेड। लास्ट जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने कई इंपोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपनी जो मेंबरशिप है उनसे पीछे हो गए थे। सेम इसी तरीके के वो यूएन ह्यूमन राइट्स फोरम जो है उससे भी उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब जो नए राष्ट्रपति है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने दोबारा से यूएन ह्यूमन राइट्स फोरम को दोबारा से ज्वाइन करने की बात बोली है। उन्होंने रीज्वाइन किया है यूएन ह्यूमन राइट्स फोरम को। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।